गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है, कंपनीज की भी हो सकती है, कंपनी भी इशू करती है, गवर्नमेंट्स भी इशू करती है। यानी आप अब मान लो गवर्नमेंट को कुछ पैसे की जरूरत है, बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, रोड बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्स के रूप में जो आएगा वो तो आएगा ही। या कंपनी की बात करो, कंपनी को कोई प्लांट अपना नया जगह खोलना है या कुछ एक्सपेंड करना है बिजनेस, तो कंपनी क्या करेगी? पब्लिक से पैसा लेगी। जैसे शेयर मार्केट होता है उसी तरह से ये भी होता है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आपको क्या करना, क्या करेगी कंपनी कि आपसे पैसा लेगी, आपको बॉन्ड शेयर कर देगी, बॉन्ड सेल कर देगी, बॉन्ड सेल कर देगी। यानी मान लो एक बॉन्ड की वैल्यू हो गई जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गई मान लो ₹100 या जैसा भी 1000 या 10,000 जो भी है वो आपको, और आपको एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया। टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया, मान लेते हैं 5 इयर्स। 5 इयर्स हो गया, ₹100 का एक बॉन्ड है। अब आपने कितने बॉन्ड खरीदे हैं वो आपके ऊपर है, 10, 20, 50, जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो आप कर सकते हो। जिसको आपको 5 इयर्स तक लॉक हो जाएगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, वो आपको कंपनी सेल नहीं करेगी। अब आप कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको पे करेगी क्या? डिविडेंड, यानी जो भी हर साल प्रॉफिट होगा उसमें से आपका शेयर आ जाएगा। जैसे आपने मान लो ₹100 के सपोज 50 बॉन्ड्स खरीद लिए, 50, तो 100 इंटू 50 कितना हो गया? तो ₹5,000 आपका इन्वेस्ट हो गया कंपनी के अंदर। और मान लो यहाँ पे डिविडेंड की रेट है 5% रेट है, तो एक साल के बाद आपको क्या मिलेगा? 5/100 इंटू 5,000 अमाउंट देगी, यानी आपको मिलेगा कितना? ₹250। तो आपको हर साल कितना अमाउंट मिलेगा? ₹250 आपको हर साल मिलेगा। कौन देगा? कंपनी देगी आपको। कितने साल तक? 5 इयर्स तक आपको कंपनी देगी, ठीक है। उसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद आप उस बॉन्ड को सरेंडर कर सकते हो, कंपनी को वापस दे सकते हो। 5 साल के बाद कंपनी आपको वापस क्या देगी? ₹5,000 आपको रिटर्न दे देगी। अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पहले ही दे रही है ना, वो बीच बीच में हर साल आपको कंपनी कितना अमाउंट देगी? तक 5 साल तक देगी। 5 साल के बाद ₹5,000 आपको वो वापस रिटर्न कर देगी। तो इस तरीके से आपके पास 250 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5,000 जो वापस रिटर्न हो जाएगा आपके पास मिल जाएगा। तो 1250 प्लस 5,000 ये आया, दैट इज आपके पास टोटल फाइनली ₹6,250 लास्ट में आपके पास रिसीव हो जाएंगे। रिसीव हो गए इतने। आपने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया? शुरू में कितना इन्वेस्ट किया? ₹5,000 इन्वेस्ट किए, ₹6,250 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी का एक प्रपोजल आया, कंपनी का या गवर्नमेंट का, कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। कितने करो इन्वेस्टमेंट? ₹5,000 करो, 5 इयर्स के लिए करो। हर साल हम आपको कितना? ₹250 देंगे, ठीक है। आपको लगा सही है, प्रॉफिट है, बाद में पूरा अमाउंट भी वापस कर देंगे 5 साल के बाद, ठीक है। एक कौन बैठा है, किसने दिया प्रपोजल? कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसने आपको, ठीक है। अब वहीं पर एक बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, बैंक का, वो सारी बात सुन रहा है, मैं सुना। अब उसने कंपनी वाला वो चला गया, उसके बाद उस बैंक ने वाले ने एक ऑफर दिया, भाई आपको जो वो 250 दे रहा है वो दे रहा है हर साल, जबकि आपने वन टाइम जो इन्वेस्ट किया वो कितना किया? ₹5,000 इन्वेस्ट किया। तो अब वो कंपनी वाला ये ऑफर दे रहा है कि आप 5,000 से कम एट प्रेजेंट आज, यानी 4,000 या 4,500 मेरे बैंक में डिपॉजिट करो, मैं आपको हर महीने 250, हर साल सॉरी ₹250 दे दूंगा जो वो दे रहा है, और बाद में आपके पैसे भी वापस दे दूंगा। तो आप किसमें इन्वेस्ट करोगे? बैंक में करोगे ना भाई। बैंक वाले में कम इन्वेस्टमेंट हो रहा, उतना का उतना अमाउंट दे रहा है, तो आप बैंक वाले में इन्वेस्ट करोगे ना, करोगे। या फिर आप क्या करोगे? आप
कहोगे ठीक है, सुन लिया आपका प्रपोजल। अगले दिन फिर आप कंपनी वाले को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओगे, बोले देखो भाई ऐसा ऐसा है कि मेरे 4500 में मेरे को बैंक वाला देने को तैयार है, तो मैं आपके 5000 क्यों जमा कराऊं? आप मेरे को बॉन्ड 4500 में सेल करते हो तो सही है। तो अगर वो एग्री कर गया तो आप उसको सेल कर ले लोगे, तब तो कोई बात ही नहीं है, बराबर है। तो जो आपको पेमेंट करोगे, जो आर्ग्यू करके जो बॉन्ड का पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड परचेज वैल्यू। आर्ग्यू करके, दैट इज कॉल्ड परचेज वैल्यू। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हमको वास्तव में बॉन्ड कितने में खरीदना चाहिए। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 100 में खरीदें या 100 से ज़्यादा में खरीदें मार्केट से, या 100 से कम में खरीदें, वो डिपेंड करता है। अपन कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप करेंगे, तो वो क्या निकलेगी इसकी परचेज वैल्यू, बॉन्ड की परचेज वैल्यू में परचेज करें, वो अभी अपन आगे देखेंगे। बॉन्ड का मतलब कुछ आइडिया लगा, हिंट लगा, कुछ हुआ? क्या होता है बॉन्ड से मतलब, क्या मतलब हुआ, सुनने आया? क्या होता नहीं होता है ना? तो अब देखो इसके अपन वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स पे आएंगे। फॉर्मूला लिखना पहले, फिर वैल्यूज देखना कौन सी वैल्यू क्या कहलाती। वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स, वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड का बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। आर ब्रैकेट में 1 माइनस प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। ये तो फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिखना। एफ डिनोट करता है फेस वैल्यू, जितने में आपको कंपनी बॉन्ड सेल करती है। 100 रुपीज का हो गया, 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, वो भी आपकी फेस वैल्यू बॉन्ड की होगी। ठीक है। उसके बाद में कैपिटल एफ के बाद में आपको सी डिनोट करता है वो एफ और सी एक ही बात है, चलो, क्योंकि जनरली एफ और सी एक ही डिनोट होता है। यहाँ पे सी कर लो अभी, चलो, फिर एफ बाद में बता दूंगा। सी यहाँ लिख लो, एफ और सी लिख लो। सी यहाँ पे डिनोट करता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको फाइनली लास्ट में रिसीव होता है, जितने का आपने परचेज किया। जनरली क्या होता है, आपने बॉन्ड परचेज किया मान लो 500 रुपीज में, कितने टाइम के लिए? 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? 500 वापस मिल जाएंगे। इसीलिए एफ और सी दोनों आपस में सेम होंगे। एफ क्या हो गई? फेस वैल्यू, मतलब आपने कितना में इन्वेस्ट किया, और सी क्या हो गया? मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपको बाद में कंपनी रिटर्न दे देगी, एज इट इज दे देगी। इसीलिए फॉर्मूले में सी और एफ एक ही बात है। जनरली 99% केसेस में सी और एफ दोनों सेम होते हैं, क्योंकि कंपनी क्या करती है, आपको बीच में हर साल डिविडेंड देती रहती है, तो आपका जो लमसम अमाउंट है वो उतना का उतना ही मेंटेन रहता है। हाँ, अगर कभी किसी क्वेश्चन में अलग अलग हुआ तो बात अलग है, जैसे 100% क्वेश्चन में सेम होता है दोनों, इसीलिए वो सी और एफ एक ही बात है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, सी के बाद में आई डिनोट करता है, आई यहाँ पे डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, मार्केट इंटरेस्ट रेट। आई क्या डिनोट करता है? मार्केट रेट को डिनोट करता है यहाँ पर। और एन डिनोट करता है नंबर ऑफ पेमेंट्स को। नंबर ऑफ पेमेंट्स को। और इसके बाद कैपिटल आर डिनोट करता है आपको पीरियोडिक पेमेंट को, जो डिविडेंड के रूप में कंपनी आपको पे करेगी। पीरियोडिक
पेमेंट को जो कंपनी आपको पे करेगी, जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसका डिविडेंड, और इसको कूपन पेमेंट भी बोलते हैं। तो कूपन पेमेंट भी बोलते हैं। तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, वो यहाँ पे आ गया। अब आपको इसमें कौन सा सिंबल नहीं समझ में आया पहले तो वो बताओ। कंपनी जो आपको देगी 5 साल, तो 5 हो गए नंबर ऑफ पेमेंट, एन की वैल्यू 5 हो गया। मान लो आपने 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया है और कंपनी हर 6 मंथ के बाद आपको डिविडेंड देती है, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 पेमेंट्स आ गए आपके पास। जनरली पेमेंट जो डिविडेंड होता है वो ईयरली होता है जनरली, लेकिन अगर किसी में लिखा है कि कंपनी पेमेंट करती है, डिविडेंड देती है आपको 6 मंथली या क्वार्टरली, तो उसी हिसाब से आपको टाइम पीरियड लिखना है। जैसे मान लो आपने 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और कंपनी आपको हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली पेमेंट करती है, तो 3 इयर्स में कितने पेमेंट हो गए? 12। तो एन की जगह 12 आ जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट जो आपको कंपनी पे करती है। और आर क्या डिनोट करता है? जो अमाउंट आपको कंपनी पे करेगी, डिविडेंड जो देगी। जैसे 5% की रेट है, 100 रुपीज़ की पार वैल्यू, 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, तो 5/100 इंटू 100 5 आ गया, वो आपका आर हो गया। आर क्या डिनोट करता है यहाँ पे? पीरियोडिक पेमेंट जो आपको मिलेगा। ठीक है। आई क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, मार्केट रेट। जो मार्केट, मैंने बोला बैंक वाला आपको क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तो वो रेट यहाँ पर बैंक की रेट नहीं यहाँ पे। और सी क्या डिनोट करता है? फाइनल वैल्यू। लास्ट में जब रिडीम करोगे आप, तो आपको कंपनी जो रिटर्न करेगी, या तो वही की वही होगी जितना आपने इन्वेस्ट किया, एफ और सी जिसको मैं बोलूँ, या फिर थोड़ा हायर होगा, तो हायर होगा तो उस हिसाब से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला समझ में आया क्या? पहले फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, कौन से सिंबल्स हैं, क्या है। सबसे पहले हम आर कैलकुलेट किया करें। आर कैसे निकालोगे? रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। आर क्या है? पीरियोडिक पेमेंट जो आपको मिलेगा। कब? हर साल या हर 6 महीने के बाद, जैसा भी क्वेश्चन होगा। वो कौन देगा? कंपनी देगी। कैसे देगी? जो भी कंपनी डिक्लेयर करेगी, भाई इस रेट से हम पेमेंट करेंगे, डिविडेंड रेट जो भी है। और आई क्या डिनोट करेगा? मार्केट में रेट क्या है, मार्केट रेट, बैंक क्या रेट दे रहा है आपको, बैंक की रेट क्या है, बैंक से आपको क्या रेट ऑफर हो रही है वो। और एन क्या डिनोट करेगा कि कंपनी आपको कितनी बार पेमेंट करती है, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने। और सी क्या डिनोट करेगा? फाइनल वैल्यू, रिडीम वैल्यू, जो बॉन्ड को सरेंडर कर देंगे तब आपको रिसीव होगा। जनरली जितना आपने परचेज किया है उतने ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जो आप यूज करोगे वही आपको वहाँ मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या है क्या नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। अ कंपनी एबीसी लिमिटेड हैज इशूड ABC Limited has issued a bond having a face value having a face value of rupees 10,000 paying annual dividend at 8.5%. The bond will be redeemed at par at the end of 10 years. At the end of 10 years, find the purchase price
find the purchase price of this bond if the investor wishes a yield rate of 8% and given 1.08 power minus 10 is equal to 0.46319 वैल्यू पूरी यूज करनी होती है ना, जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी. कंपनी ABC Limited has issued a bond having a face value of ₹10,000, paying annual dividend at 8.5%. The bond will be redeemed at par at the end of 10 years. Now find the purchase price of this bond if the investor wishes a yield rate of 8%. मतलब आपको पहले तो बॉन्ड वैल्यू निकालिए, इस बॉन्ड को परचेज कितने में किया जाए, 10,000 में किया जाए या उससे ज़्यादा में या उससे कम में. मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया भाई? यहाँ पे तो कंपनी ने तो फिक्स कर रखा है, आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते. क्या 10,000 कंपनी में इन्वेस्ट करो, 10 साल तक 8.5% की रेट से डिविडेंड लेते जाओ और 10 साल के बाद 10,000 रुपीज आप वापस रिटर्न ले लो. ये तो हो गया वो मतलब. अब बैंक क्या बोलता है कि भाई मैं आपको 8% की रेट से आपको टोटल आपको मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा मेरे यहाँ. तो आप बैंक में कितना इन्वेस्ट करोगे, यानी ये परचेस ये वाला अमाउंट 10,000 बैंक में करें या उससे ज़्यादा करें, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा. देखते एक बार निकाल के क्या होगी. बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला, बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई प्लस एफ या सी कोई भी सिंबल, सी इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n. अब बताओ क्या किसकी जगह, आर की वैल्यू बोलो. 8.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000. आर क्या है, पीरियोडिक पेमेंट, जो आपको डिविडेंड के रूप में कंपनी देती है. तो वो निकालो पहले. आर इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 100 इंटू 10,000 कितना हुआ, 850 हो गया. 850 हो गया. अब आई कितना है, आई होता है मार्केट रेट, दैट इज 8%. मार्केट रेट जो बैंक ऑफर करते हैं, डिविडेंड रेट नहीं. तो आई इज इक्वल टू 8/100. एन कितना है 10 और सी कितना है 10,000. यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 पेइंग एनुअल डिविडेंड विल बी रिडीम्ड एट पार. एट पार मतलब जितने में खरीदा उतना ही वापस मिलेगा. तो वैल्यू रखना शुरू करो, कैलकुलेशन करनी है. तो आया है यहाँ पर बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू आर की जगह 850 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 8/100 पावर माइनस 10 होल अपॉन 8/100 प्लस सी की वैल्यू 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 पावर माइनस 10. नाउ अब आया 850 1 माइनस 1.08 पावर माइनस 10 अपॉन 0.08 प्लस 10,000
1.08 पावर -10 और अब 850 इंटू 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू है वो कितनी है 0.46319 0.46319 divided by 0.08 plus 10,000 into 0.46319349। अब कैलकुलेशन 850 इंटू माइनस करो 1 में से 10 में से 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6, 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 3 and 5, 0.53680651 divided by 0.08 plus 10,000 multiply by 463199349 डिवाइडेड बाय, अगर डेसिमल हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और या फिर आपको 10,000 से इंटू करना आता ही है और यहाँ से 40 कट। अब यहाँ से डेसिमल हटा दें तो 850 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस नीचे आएंगे, 2 जीरो पर आएंगे तो नीचे अपन 6 जीरो कर दें 5 3 6 8 0 6 5 1 डिवाइडेड बाय 8 और 1 2 3 4 5 6 0 और प्लस 4631939 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 40। अब 8 से कोई कैंसिल हो रहा है तो देखो 850 को काटो 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब नहीं कटेगा, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर के दोनों मल्टीप्लाई करो 5 3 6 होल फिगर को 425 से इंटू करो 5 3 6 8 0 6 5 1 multiply by 425, 5 into 1 5, 5 into 5 25, 32 3 40, 34 15 और 3 18 और 26, 2 into 1 2, 10 का 0, 12 और 1 13, 2 into 8 16, 12 और 1 13, 7 10 and 4 into 1 4, 4 into 5 20, 24 और 2 26, 4 into 8 32, 27, 12 और 2 14 and 21। कितना हो गया 5 7, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 7, 10 और 2 12, 9 और 3 12 और 2 14, 7 14 21, 4 और 4 8, 2 2। इंटू करने पर आया यहाँ पर ये अभी 2 2 8 1 4 2 7 6 6 7 5 और अपॉन में 4 इंटू 60 प्लस यहाँ पे डेसिमल लगा दो 4 डिजिट के बाद में 4631.9349 तो ही हो गया। अब इसको पहले 4 से डिवाइड करके लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, 28 हो गया 7 0, 4 3 जा 12, 22, 4 5 जा 20, 27 6, 36 हो गया 9 1, 27, 4 6 जा 24, 35,
4 8 32, 3 बचा 37 5 होल अपॉन 60, 4 से डिवाइड कर दिया। हाँ हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, अभी चेक कर लेंगे। या अब डेसिमल ट्रांसफर करो, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5703.56916875 and plus 4631.9349। अब ऐड करो, तो इसके आगे 4 और 4 8 डिजिट हैं, 4 0 यहाँ कर लो, 8 डिजिट यहाँ हो गई। तो यहाँ तक आएगा पहले 6875, फिर ये 1 और ये 9 10, ये 10 और ये 4 14, ये 7 और ये 3 10, ये 6 और 9 15, फिर ये 4 और ये 1 5, 0 और 3 3, 7 और 6 13, 6 और 4 10 आया। रुपीज 10,335.50 रुपीज इसकी वैल्यू होगी, रुपीज 10,335.50 बॉन्ड की फेस वैल्यू। मतलब आप ज्यादा में भी परचेज कर सकते हो। यानी अगर आप कंपैरिजन करो तो जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको अमाउंट डिपॉजिट करने पे मिले, तो आपका बॉन्ड वाला परचेज ही सही है। अगर 10,000 में मिल रहा है तो यहाँ तक आप बॉन्ड को परचेज कर सकते हो, इस रेट तक। आया कुछ समझने क्या मतलब होता है? बॉन्ड वैल्यू क्या निकले, कंपैरिजन करते हैं। अगर बैंक में डिपॉजिट करोगे तो इतना अमाउंट डिपॉजिट इतने ही रिटर्न के लिए। तो बॉन्ड वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम इस रेट तक इस तो क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन 335, यही आंसर सेम माई कैलकुलेशन। अब देखो इसमें जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो आपको वैल्यू बड़ी है तो वो जो दे रखी है वो यूज करनी पड़ेगी। जनरली एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है, इसमें 3 या 4 डिजिट तक आती है, लास्ट की 4 डिजिट तक आती है। तो आगे अपन इसको लास्ट की 4 डिजिट तक भी राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने पूरी वैल्यू लिया, आपको पूरा कैलकुलेट करके बता दिया किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, a company has issued a bond having face value of rupees 1 lakh carrying an annual dividend rate of 7% and matured in 15 years if the market rate of interest is 9% and the bond is redeemed at par, find the bond value. Find the bond value given
1.09 पावर -15 इज इक्वल टू 0.27453804। देखो पिछले क्वेश्चन में जो डिविडेंड रेट थी वो कितनी थी? डिविडेंड रेट पिछले क्वेश्चन में 8.5%, और आपकी रिक्वायर्ड रेट क्या थी? आप कितना रिटर्न चाहते हो, या बैंक कितना रिटर्न दे रहा है आपको? 8%। तो डिविडेंड की रेट बैंक की रेट से ज़्यादा है, ज़्यादा है, यानी कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है आपको, दे रही है। तो नेचुरली कंपनी का जो बॉन्ड है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा में आपको परचेज करना पड़ेगा। कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है मार्केट रेट के कंपैरिजन में। मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे, यानी बैंक में तो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, और कंपनी आपको कितना दे रही है? 8.5% दे रही है, तो ज़्यादा दे रही है ना कंपनी। तो जब आप बॉन्ड परचेज करोगे तो जो उसकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में खरीदना पड़ेगा आपको। अभी तो इसीलिए आपका आंसर जो था पिछले क्वेश्चन का 10,000 से ज़्यादा आया था। इस क्वेश्चन में डिविडेंड रेट कितनी है और मार्केट की रेट कितनी है, यानी मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको अब जो बॉन्ड है वो कम रेट में मिलेगा या खरीदना है, यानी जो मैं निकालूँ उतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करके आपको रिटर्न मिल जाएगी। अब आंसर आपका 1 लाख से कम आएगा। आइडिया यहाँ से लगा लो, तो लगाएं फॉर्मूला। बॉन्ड वैल्यू V इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई प्लस C इंटू 1 प्लस आई की पावर -n। R की वैल्यू निकालो। R इज इक्वल टू 7/100 इंटू 1 लाख। तो ये हो गया 7,000 रुपीज आ गया ये। अब आया 7,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे? 9%। 9/100 पावर -15 अपॉन 9/100 प्लस 1 लाख 1 प्लस 9/100 पावर -15। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। 7,000 1 माइनस 1.09 पावर -15 होल अपॉन 0.09 प्लस 1 लाख इंटू 1.09 पावर -15। And now 7,000 1 माइनस, अब जो वैल्यू है पूरी यूज कर लो एक बार, 0.2745 3804 upon 0.09 plus 1 lakh into 0.45 3804। माइनस करो 7,000 इंटू 10 minus 4 6 9 9 में से 1 6 4 5 2 7 और 0.09 प्लस। अब यहाँ पे 3 और 2 5 प्लेसेस डेसिमल ट्रांसफर कर लो। 27453.804। और अब यहाँ पे डेसिमल हटा के 2 जीरो पर आएंगे और नीचे आएंगे 358, तो नीचे टोटल 6 जीरो कर दो।
7,000 into 72546,196 डिवाइडेड बाय 9 और साथ में 60। अब यहाँ से 30 कट, 7 को और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 से चेक कर लो कटता है कि नहीं। 7 और 2 9, 14, 18, 24, 25, 34 एंड 40 नहीं कटेगा। तो 7 से इंटू करके लिखो। 7 इंटू 6 42, 63 और 4 67, 7 और 6 13, 42 और 1 43, 28 और 4 32, 35 और 3 38, 14 और 3 17 और 50 और अपॉन में 9 और साथ में 30। अब 9 से इसको डिवाइड करो। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 57 हो गया। 9 6 जा 54, 38, 9 4 जा 36, 22, 9 2 जा 18, 43, 9 4 जा 36, 73, 9 8 जा 72, 17, 1 बचा 82 और 9 9 जा 81 हो गया। फिर 10 का 9 से 1, फिर वापस 10 1 1 और डिवाइडेड बाय 1000। 3 0 ट्रांसफर करो तो 56424.81911 तो ये हो गया। और ये अमाउंट पहले ही अपना चल रहा है प्लस का, तो प्लस 27453.804 ऐड करो। इधर आपके 2 और 3 5 हैं तो यहाँ पे 2 0 करो, ऐड करो। ना हुआ 1 1, 9 and 4 13, 2 and 0 2, 8 और 8 16, 5 और 3 8, 2 and 5 7, 4 and 4 8, 6 and 7 13 and 6 and 2 8। 83,878.62 में आपको मिलेगा। कम में मिलेगा। अब नेचुरली आप इतनी रेट में परचेज करो, यानी अगर कोई कंपनी आपको बोलती है 1 लाख का बॉन्ड ले लो, नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपको मार्केट से कम मिलेगी रेट। तो अगर परचेज करना है तो 83,878 में करना, या फिर बैंक में इतना अमाउंट जमा करो तो आपको 1 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना मिलना है उतना मिल जाएगा आपको। जो कंपनी दे रही है वो आपको अमाउंट लेना है तो इतने में काम हो जाएगा। आ गया 83,878 साइड बोल पाए। क्लियर? याद करके दोनों क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। अब कल करते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन और 1 2 क्वेश्चन, जो भी इसके क्वेश्चन बस। कैलकुलेशन इसमें है, वैल्यूज में दे रखी है, बड़ी वैल्यूज है, लेकिन आप देखो आपके सामने करिए, कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब डर के करोगे तो बात अलग है। अच्छा, इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, है ना। इसमें जितनी भी कैलकुलेशन है मैनुअली करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना घर पे, क्योंकि जब आपको जो EMI है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा ना, उसमें आपको जब शीट दूंगा ना तो साथ में इधर क्वेश्चन होगा, इधर कैलकुलेशन करके दिखिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो वापस सारा हो। तो प्रैक्टिस तुम लोग घर पे क्या करते हो? कैलकुलेशन बताओ, ईमानदारी से बताओ। कैलकुलेटर कौन क्यों यूज करता है? अपनी ईमानदारी से बताओ। अब यूज करते हो ना? नहीं? ठीक है, फिर तो ठीक है। चलो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।